हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक का चैप्टर कौन सा? चैप्टर 4 चैप्टर, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, मींस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की। दोस्तों, आज इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि 9 चैप्टर का ये सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा को लेके, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे खाद्य सुरक्षा, दूसरा रहेगा आपदा के समय खाद्य सुरक्षा, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा मौसमी भुखमरी। भाई, मौसमी भुखमरी क्यों होती है? दीर्घकालिक भुखमरी, हम बात करेंगे खाद्यान्नों पे, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों में किस तरह से, क्यों, कैसे आत्मनिर्भरता रहती है लोगों की। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत के ऊपर हम बात करेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर क्या क्या नियम आए हैं, क्या क्या सरकार ने किया उसके लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हम बात करेंगे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करेंगे, किस तरह खाद्य वगैरह की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है वो किस तरह कैसे होती है, और सरकार का रोल क्या होता है। हम सब इस चीज में आज हम बात करेंगे भारत की खाद्य सुरक्षा को लेके, जिसमें हमारा पॉइंट, ये सारे पॉइंट रहेंगे, जिसमें हमारी आपदा, मौसमी भुखमरी होगी, दीर्घकालिक खाद्यान्नों, भारत में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, मींस खाद्य सुरक्षा क्या है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें तो आपको यह बात याद रखना चाहिए कि भोजन उतना ही आवश्यक है। क्या है दोस्तों? भोजन उतना ही आवश्यक है जितना हमें सांस लेने के लिए वायु, जितना भोजन उतना ही हमें आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति के पास भोजन की उपलब्धता होना, उसकी वहां तक पहुंच होना, और पहुंच के साथ साथ उसे पाने के लिए उसके पास सामर्थ्य होना। मतलब खाना कल को महंगा है, भोजन महंगा है, वो उसको ले नहीं पा रहा है, तो फिर क्या? तो खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों, उसके व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, इसके 3 आयाम हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। मींस पहला 3 आयाम है उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षा में हम 3 चीज देखते हैं। पहला क्या देखते हैं? उपलब्धता। व्यक्ति के पास खाने की उपलब्धता है कि नहीं। ठीक है, अगर उसके पास खाने की उपलब्धता है, फिर हम दूसरा देखते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मींस पहुंच। भाई, सामने वाले के पास खाने की उपलब्धता तो हो गई, खाना तो आ गया, लेकिन अब वो उसको ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। मतलब खाना सड़ गल तो नहीं गया, ठीक है, या फिर उसके पास आ नहीं पा रहा है, खाना तो उसके पास है लेकिन उसके पास आ नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं खाने तो उसके पास आ गया है, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड नहीं हो पा रही है, तो उसके पास पहुंचना भी जरूरी है। खाना मतलब या सड़ा गला नहीं हो, रोटन नहीं हो, तो उसके पास वो चीज होना चाहिए। चलो, उपलब्धता हो गई, पहुंच होना जरूरी है खाने की। ठीक है, फिर तीसरा आयाम हम देखते हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब सामर्थ्य। भाई, वो खाना लेने में सामर्थ्य है कि नहीं। मतलब खाना कहीं महंगा तो नहीं है, महंगे के कारण वो ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है ना, और भी कई वजह हो सकती है। तो दोस्तों, हम खाद्य सुरक्षा में हम 3 आयाम देखते हैं, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। इन तीनों का जरूरी, इन तीनों का होना, किन दोनों का दोस्तों? इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरकनेक्ट करती है। मतलब ये आपस में तीनों एक दूसरे को अपने आप से जोड़ती हैं। अगर भाई आज मेरे पास ही खाने की उपलब्धता है, लेकिन उधर तक मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो मैं खाने को नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास, चलो ये दोनों चीज भी हो गई, उपलब्धता, पहुंच, मेरे को खाना भी मिल गया, पहुंच भी गया हूं उसके पास, लेकिन सामर्थ्य नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो सब्जी इतनी महंगी है या खाना उतना महंगा है, उसके पास मतलब खाना मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं खाद्य सुरक्षा में किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी के पास भी इन तीनों चीजें का होना जरूरी है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी क्या है? 3 शब्दों में समझा देना। पहला क्या है? पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य। मतलब खाने की उपलब्धता होना, उसके पास उसकी पहुंच होना, और तीसरा क्या है? अफोर्डेबिलिटी, मीन सामर्थ्य होना उसे खरीदने का। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, इन तीनों का होना जरूरी है। और हमें खाने की, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि खाना हमें उतना ही आवश्यक है जितना हमें सांस लेने के लिए वायु जरूरी है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए इनको अब समझते हैं अपन।
दोस्तों अभी हमने समझा व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, उसके हमने 3 आयाम 3 पॉइंट पढ़े। कौन सा था? एक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और एक एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, और एक है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, मींस उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो दोस्तों हम समझेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के बारे में और उपलब्धता के बारे में, मींस, है ना, ठीक है। तो हम खाने की उपलब्धता कैसे क्या होनी चाहिए? देश में खाद्य उत्पादन होना चाहिए, मतलब देश में जो खाद्य का है क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? खाद्य का आयात होना चाहिए। भाई अगर उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? इंपोर्ट करना चाहिए सरकार को, आयात होना चाहिए, ठीक है। और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक, मतलब तीसरा पॉइंट क्या है? सरकारी अनाजों भंडारों में संचित पिछले वर्षों का स्टॉक, मत मींस अगर देश में खाद्य उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो क्या होना चाहिए? खाद्य का आयात होना चाहिए। सरकार क्या करेगी? इंपोर्ट करेगी, ठीक है, अनाज को इंपोर्ट करेगी ना। अगर इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है आपसे तो सरकार क्या करेगी? पिछले वर्षों के जो अनाज है वो स्टॉक करके रखी होगी, क्योंकि सरकार क्या होती है, हर देश में सरकारी जो भंडार होते हैं, मतलब जो अनाज जो भंडार होते हैं ना, इनका क्या करती है? वो स्टॉक करके रखती है। इससे ही हमारे इधर की जो संस्था, इंडिया में संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है? इसका काम है अनाज को प्रिक्योर करना। क्या करना दोस्तों? प्रिक्योर करना, मतलब उसको सही रखना। सरकार अनाज भंडारों में संचित करके रखती है। क्यों रखती है? कल को भाई अगर देश में उत्पादन मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे दूसरे देशों से। यही करना होता ना। अगर हमारे देश में अगर फसल नहीं हो पा रही, अनाज नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे देश से हम भले ही वो महंगा मिले अनाज, लेकिन हम क्या, सरकार उसे इंपोर्ट करेगी, खरीदेगी। दूसरा क्या करेगी? अगर ये भी नहीं है सरकार के पास, अगर देश में आपके इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगी सरकार अनाज भंडारों में जो पिछले साल, वो साल 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल से अगर उसने स्टॉक करके जो भी अनाज रखे हो वो मिलेगा, वो अनाज भंडार सभी लोगों को करवाएगी, ठीक है, अवेलेबल करवाएगी। तो आप अवेलेबिलिटी, उपलब्धता का मतलब समझ गए। देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, खाद्य उत्पादन हो रहा है, वो उसकी उपलब्धता, खाद्य का आयात हो रहा है, और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक। अब हम दूसरी बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ, मींस पहुंच, मतलब खाद्य की पहुंच होना। खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को, किसको दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति को, खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। क्या दोस्तों? मिलता रहे। हर व्यक्ति के पास, अगर देखो खाद्य जो है देश के हर व्यक्ति को, हर कोने में, मतलब व्यक्ति को अनाज मिलता रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई उसके पास अनाज पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन उसके पास अनाज पहुंचना जरूरी है। उसका मतलब क्या है? पहुंच। खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। अगर मान के चलो, अगर देश में, भले ही देश में खाद्य रुक जाए, मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन रुक जाए, इंपोर्ट रुक जाए, तो या संचित ये जो स्टॉक है अगर वो भी खराब हो जाए, तो इन तीनों में से कोई एक चीज तो होगी जो प्रत्येक व्यक्ति तक उसको पहुंच पाए, उस व्यक्ति तक खाद्य जो खाने का भोजन है उसको प्राप्त हो पाए, ठीक है। या वो किसी भी देश के किसी कोने में चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, तो उस व्यक्ति तक उस खाने की, खाद्य की पहुंच हो पाए। आज आप देश के किसी भी कोने में जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी से आए हो मुंबई, और मुंबई से आप गए हो दिल्ली, अगर आपको वहां फूड, मतलब जो सिक्योरिटी है, मतलब जो खाना है, आप तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है? आप तक पहुंचता है ना, ऐसा तो नहीं पहुंच पाता। आप तो खाते हो ना, है ना, कहीं भी जा रहे हो, ठेले पे खड़े हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप तक खाद्य की, सिंपल भाषा में ये, आप तक खाने का पहुंचना, आप किसी भी चौराहे पे खड़े होकर खा रहे हो, या किसी देश में, अपने देश के किसी भी कोने में खा रहे हो, तो वो क्या होता है? वो होता है फूड सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। अब बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी, मींस सामर्थ्य की। हमने बात की अवेलेबिलिटी की, हमने की बात किसकी? एक्सेसिबिलिटी की। और अब बात करें अफोर्डेबिलिटी की, मींस हमने खाने की उपलब्धता, खाने की पहुंच, और अब सामर्थ्य पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, लोगों के पास अपने भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या है? लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि दोस्तों, आपको भूख लगी है, आपके खाने में होना चाहिए 4 रोटी, मतलब आपकी जो भूख है वो 4 रोटी की है, आप खा रहे 1 रोटी। अब 1 रोटी में आपका पेट तो भरेगा नहीं, तो इसका मतलब यही है, क्या है? 4 रोटी की भूख है, आपको मिल रही 1 रोटी, तो आपका सामर्थ्य नहीं है, आप उस चीज के, मतलब उसको अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, खाने में पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। मींस सरकार की तरफ से ये डिफाइंड है कि भाई खाना सेफ होना चाहिए, खाना पौष्टिक होना चाहिए, खाने में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें खाना में हमारे खाद्य सुरक्षा को
एक अफोर्डेबिलिटी कराती है, मींस सामर्थ्य होना चाहिए। मींस सबसे अगर शुद्ध हिंदी में बात करें सरल भाषा में, तो हम उस लायक होना चाहिए खाने के। हमारा क्या, हम उस लायक होना चाहिए खाने के कि हमारे पास उतना धन हो, उतना पैसा हो कि हम उस खाने को अफोर्ड कर पाए, हम खाने को खरीद पाए। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल दिया है, खाने मतलब धन का उपलब्ध होना, खाने का जितना हमारे पास जितना धन होना कि हम उस खाने को, जितनी हमारी भूख है उसके हिसाब से हम उसको, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उस खाने को खरीद पाए और हम खा पाए। दूसरा क्या है, लोग अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त, अब ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कि भाई खाना सेफ होना चाहिए, पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, इसका मतलब सरकार ने डिफाइन भी किया है। नहीं तो भाई खाना कोई ऐसे ही कल का परसों का सड़ा गला आपको देके चला गया, या अपन ऐसा तो नहीं कि रोड से अपन खाना उठा के खा रहे हो, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि हम उस लायक होना चाहिए, हमें उस लायक होना चाहिए कि हमारा मन कुछ खाने का है और हमें जो भूख है जितनी रोटी की, हम वो चीज खरीद पाए, ठीक है। और अगर हम उस चीज को नहीं खरीद पा रहे हैं और 4 रोटी की भूख है, अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं, आपसे सॉरी मतलब चाहे मैं ले लूं चाहे कोई अनदर व्यक्ति है, तो वो 1 रोटी अगर वो खा रहा है तो वो इंसान गरीब है। क्या है दोस्तों, वो इंसान गरीब है, वो उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, वो उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उस खाने को खरीदने की, उस खाने को अपनी भूख मिटाने की। आया दोस्तों समझ में? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उपलब्धता पढ़ी खाने की, क्या पढ़ी दोस्तों, उपलब्धता पढ़ी, अवेलेबिलिटी पढ़ी हमने, प्लस क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने, एक्सेसिबिलिटी पढ़ी, मींस पहुंच पढ़ी, क्या खाने की पहुंच होना चाहिए। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, सामर्थ्य होना चाहिए। सरकार खाना में कहीं से भी उपलब्ध कराए, ठीक है, अगर देश में अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो इंपोर्ट कराए, अगर इंपोर्ट भी नहीं करवा पा रही है तो क्या होना चाहिए, सरकार स्टॉक में जो खाना जो संचित करती है, जो खाद्य जो अनाज को संचित करती है, स्टॉक करके रखती है, वो हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए। मींस अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब उपलब्धता का। सरकार के पास अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है देश में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंपोर्ट कराइए। अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगी, जो स्टॉक करके रखा है अनाज पिछले साल का और अगले पिछले साल का, वो हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, उपलब्धता। दूसरा पहुंच, खाने की पहुंच करवाए लोगों को कि भाई वो अनदर अलग अलग स्टेट में कोई व्यक्ति रह रहा है, किस किस कोने में रह रहा है, खाने की पहुंच हर व्यक्ति के, देश के हर व्यक्ति तक होनी चाहिए पहुंच। तीसरा क्या है, सामर्थ्य, हम उस लायक है कि नहीं, हम उस लायक है कि नहीं, हमारी आज 4 रोटी की भूख है, हम 1 रोटी खा रहे हैं, कोई सड़ा गला खाना तो नहीं खा रहे, हमारे पास पौष्टिक भोजन होना चाहिए, ठीक है, पौष्टिक भोजन होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज्यादा हो, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह हो, तो वो क्या है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम उस लायक हो कि हमारे पास धन हो और हम जितनी हमारी भूख है, हमें जो भी खाना है उसके लिए हमारे पास धन होना चाहिए, ठीक है। तो मींस क्या हो गया, अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों आई होप आप तीनों की ये चीज समझ में आ गई होगी। फूड सिक्योरिटी के हमारे 3 आयाम थे, उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, ठीक है। दोस्तों अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वाई फूड सिक्योरिटी, मींस खाद्य सुरक्षा क्यों। आखिर हमें सिक्योरिटी मींस सुरक्षा को देखकर ही हमें लगता है कि भैया सुरक्षा खाने की क्यों हो रही है, हमारे देश में खाने की सुरक्षा क्यों हो रही है, होना चाहिए तो सुरक्षा लोगों की होना चाहिए, अब खाने की सुरक्षा क्यों हो रही है। और जहां वाय लग गया है तो भैया क्यों, ऐसा क्या खतरा आने वाला है जो खाने की सुरक्षा करने लगे। अब तो भैया खाने की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, देश की सरकार को क्यों करनी पड़ेगी, खाने की सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने यह भी बोल के रखा है कि समाज का हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके मतलब जो खाद्य सुरक्षा पे उसका ग्रस्त हो सकता है, मतलब कल को उसके ऊपर खतरा हो सकता है। मान के चलो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, चाहे वो आईएएस और अपना कौन सीएम, पीएम, राष्ट्रपति क्यों ना हो, उन सबके खाने पे खतरा हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, तो उसको भी हमने डिफाइन किया है। क्या किया है, समाज का अधिक गरीब समूह या अमीर लोग हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, हर समय, मतलब आप अभी खाना खा रहे हो, कल पता चला कोई भी चीज, मतलब नेशनल डिजास्टर हो गया, या फिर पुअरनेस आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, या फिर देश में अकाल पड़ गया, तो खाने की सुरक्षा पे खतरा हो सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो या वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। आज आप कहीं घूमने गए हो, समुद्र के किनारे गए हो, या फिर पता चला कहीं बाढ़ आ गई, आपके खेत खलियान में बाढ़ आ गई, या
इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि फसलें ही आने वाले सालों में कोई भी उत्पादन नहीं हो पाया, तो देश में क्या पड़ गया? अकाल। तो क्या बोला है? हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। कौन लोग हो सकते हैं? एक तो क्या हो सकती है? पुअर में किस कारण हो सकता है? हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो। वो किस वजह से? वो हो सकता है पुअरनेस और नेशनल डिजास्टर के कारण। कि ये दो ही चीजें क्या है? पुअरनेस और नेशनल डिजास्टर के कारण देश का कोई भी वर्ग का आदमी हो या फिर वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो दोनों ही, इन दोनों के कारण, पुअरनेस और नेशनल डिजास्टर के कारण कभी भी उन पर गरीबी मंडरा सकती है। आज मान के चलो कोई गरीब इंसान है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? कल को वो उसके पास वो अमीरी भी आ सकती है, वो अमीर भी बन सकता है। एक जो फर्स्ट क्लास का जो आदमी है, जो अमीर आदमी, जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, कल को वो ऐसे मतलब कोई उनका बिजनेस में कोई दिक्कत आ सकती है कि वो लोग कल को उनको गरीबी भी जेल में नहीं पड़ सकती है। उसी तरह हमारे देश में भी कल को भूकंप, बाढ़, सुनामी या फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल या आदि राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसलिए हमने क्या बोला था? खाद्य सुरक्षा क्यों? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कल को भाई स्टॉक करके इसलिए रखना पड़ता है, कल को भूकंप, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब या कोई भी गरीबी आ गई या नेशनल डिजास्टर के कारण देश में कल को अकाल पड़ जाए तो हम लोग हमारे जो व्यक्ति हैं उन लोगों को खाना पहुंचा पाए, इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ती है, उसकी सुरक्षा क्यों करनी पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपदा के समय। तो हमने देखा कि फूड सिक्योरिटी के समय जब देश में अकाल आ जाता है, ठीक है, डिजास्टर आ जाता है, भूकंप, सुनामी वगैरह, तो अकाल की वजह से फूड सिक्योरिटी करनी पड़ती है। ठीक उसी वजह से हमने आपदा के समय बात करते हैं कि आपदा के समय जो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो वो ऐसे प्रभावित होती है कि हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण, क्या है दोस्तों? सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में अनाज की कमी हो जाती है। किसमें जाती है? प्रभावित क्षेत्र में। दोस्तों होता क्या है कि मान के चलो आपके गांव क्षेत्र में जो फसलें हैं या अपने देश में पूरे सेक्टर को ले लो, जो कृषि वाला क्षेत्र है, अगर वहां बारिश ही नहीं हुई तो वहां क्या पड़ गया? अकाल, और फसलें नहीं हो पाई। जब पानी नहीं है तो पानी की उपलब्धता होना जरूरी है कृषि में। अगर कृषि में अगर पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? अकाल आ जाएगा ना। तो उस कंडीशन में सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है, ठीक है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में अनाज की कमी हो जाती है। दोस्तों अनाज की कमी में अगर अनाज ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? ये अगर साइकिल चलेगी नहीं तो क्या होगा? उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे असर आएगा और देश की इकोनॉमी पे भी असर जाएगा। क्योंकि क्यों? हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा अब दूसरे देशों से, और हमें हाई रेट में मिलेगा वो चीज, और तो फिर सरकार भी क्या करेगी? हाई रेट में लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, तो लोगों क्या भूखमरी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो खाद्यान्न की कमी से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। किसमें? खाद्यान्न की कमी से। दोस्तों जब खाद्यान्न की कमी होती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बारिश हुई, कृषि हुई नहीं, फसलें हुई नहीं, तो सरकार ने इंपोर्ट किया तो वहां से सरकार को महंगा पड़ा, और सरकार अब हमें इंपोर्ट मतलब जो किया हुआ चीज है वो हमको देगी, तो क्या होगा? मार्केट में उछाला जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, गरीब और जो मीडियम पुअर लोग हैं वो अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वही यही है ना कहानी, 4 रोटी की जगह हम 1 रोटी खाएंगे तो हमारी गरीबी हो जाएगी। उसी तरह से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। अब हम बात करें ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते? ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जो लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। कौन लोग? जो लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कोई भी इंसान है, कोई महंगा जो खाना है या कोई महंगे कपड़े हैं या कोई महंगी चीज है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब खरीद नहीं पा रहा है, तो वो क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, वो क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर है, वो गरीब है। अगर आपदा अधिक देर तक रहे, क्या दोस्तों? अगर आपदा अधिक देर तक रहे तो भुखमरी की स्थिति बन जाती है और अकाल की। मतलब यदि मान के चलो सुनामी आई है, ठीक है, या सुनामी आई है तो क्या हुआ? वो ज्यादा दिन तक रही, ठीक,
और अगर किसी भी क्षेत्र में जैसे जो गंगा जी किनारे के लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके खेत में अगर बाढ़ आ गई, ठीक है, या मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षेत्र के जो किसान है, आसपास जो जमीन वगैरह है, वहां पे अगर बाढ़ आ गई, वो कुछ ज्यादा समय तक वो रही, फिर क्या होगा, क्या होगा, अकाल आ जाएगा। ठीक है, अकाल से मतलब ये है कि वो फसलें पूरी खराब हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी, और अगर वो ज्यादा महीने तक रही, 3-4 महीने तक, तो फसलें उस पर होना नामुमकिन है। और फिर सरकार के किसान कहाँ जाएगा, सरकार के पास। सरकार भी फिर उस टाइम क्या होगा, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उस आपदा से अधिक फिर भूखमरी जैसी स्थिति आ सकती है। या ज्यादा से ज्यादा पानी गिर जाए देश में, अगर ज्यादा से ज्यादा पानी गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी, फसलें पूरी खराब हो जाएंगी, फिर क्या होगा, मार्केट में जो चीज मिल रही है हमें, जैसे कि आज मान के चलो हमें आलू प्याज अगर 20 या 50 रुपए किलो मिल रहा है, 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो चीज क्या हो जाएगी, 100, 150, 200 रुपए किलो मिलने लगेगी। तो क्या होगा, इतना हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारी उतनी आय नहीं है, हमारी इतनी इकोनॉमिकली नहीं, हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हम चीज को ले पाए। चाहे वो बड़ा आदमी बिजनेसमैन भी होगा तो उसकी भी इकोनॉमी में वो पड़ेगा, क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आज सस्ती है, वो चीज महंगी हो गई तो वो हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि आज हमारे बाढ़ आ गई, रोड बंद हो गए, तो जो चीजें आ पा रही हैं वो भी नहीं आ पा रही हैं। तो जो चीज जो हमारे पास रोज मार्केट में आती हैं वो चीज नहीं आ पाएंगी, तो महंगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपदा वगैरह से दूर रहें, और कभी भी देश में आपदा जैसी विपत्ति कभी भी ना आए। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होती हैं आपदा के समय, ये चीजें होती हैं। दोस्तों आपदा से, दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि आपदा से खाद्य सुरक्षा को, किसको दोस्तों, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। खाद्य सुरक्षा को कौन, खाद्य सुरक्षा पे खतरा कौन बनेगा, फूड सिक्योरिटी पे खतरा कौन बनेगा, वो बनेगा सूखा। कौन बनेगा, जब वो सूखा पड़ जाएगा, जमीन हमारी सूखी पड़ जाएगी, कृषि नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो सूखा पहला कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो गया, अनाज की कमी हो गई। जब भाई सूखा पड़ा, पानी, बारिश नहीं हुई, पानी की कमी कारण, तो अब क्या हो गया, अनाज की कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, फिर क्या हो गई, महंगाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, महंगाई, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब भाई अनाज की कमी हो जाएगी तो वृद्धि तो होगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी ना। फिर आमदनी लोगों के पास उतनी है नहीं कि भाई जो उतना महंगा सामान हम अफोर्ड कर पाए, हम खरीद पाए, इतना हमारे पास सामर्थ्य है, नहीं खरीद पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि कीमतों में अब वृद्धि हो गई है, अनाज की कमी हो गई है। अब कीमतों में वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, भुखमरी बढ़ गई है। अब लोग भूखे होने, मतलब भूखे रहने के लिए मजबूर हो गए। क्यों, अब भाई फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, फसलें नहीं हुई, तो वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही, कुछ चीजें इंपोर्ट नहीं हो पा रही, शहर में नहीं जा पा रही, गांव से वो चीजें शहर में नहीं जा पा रही हैं, तो क्या हो पा रहा है, तो भाई भुखमरी आ जाएगी, भुखमरी हो जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो गई, हम उतनी चीजें अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो अब आ गई हमारे पास क्या, भुखमरी, 4th पॉइंट। और अब 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देश में अकाल पड़ जाएगा। जब सारी चीजें हो गई तो क्या होगा, देश में अकाल पड़ जाएगा। तो सबसे मेन क्या है, सूखा, अनाज की कमी, कीमतों में वृद्धि, भुखमरी, और देश में अकाल, देश में अकाल पड़ गया। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्या है, खाद्य से असुरक्षित कौन है। खाद्य से असुरक्षित कौन है, तो असुरक्षित कौन है, पहला है भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, वो जिसके पास भूमि नहीं है वो असुरक्षित है खाद्य से, उसके पास कमाई के कोई जरिए नहीं है, भूमि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, पारंपरिक दस्तकार, जो दस्तकार लोग हैं, ठीक है, वो लोग खाद्य से असुरक्षित हो जाएंगे। तीसरा कौन है, निरक्षर लोग, निरक्षर लोग असुरक्षित है। चौथा कौन है, भिखारी लोग। अब भिखारी को भाई जब सामने वाले को खाना नहीं मिल रहा है, वो सामने वाले को जब उसके अफोर्ड वो खुद ही नहीं कर पा रहा, अपने खाने की डिमांड 4 रोटी की, वो 1 रोटी पूर्ति कर रहा, तो भिखारी को क्या देगा, है। आपके घर भी कोई मांगने वाला आता होगा, जब आपके खुद के लिए खाना घर में स्टॉक नहीं होगा, आपकी पूर्ति उस खाने से नहीं हो पा रही होगी, तो भाई आप बाहर जो खाना मांगने वाले या कोई भी आ रहा है तो आप उसको दोगे, नहीं दोगे ना। आप पहले अपनी जान बचाओगे, अपनी भूख मिटाओगे, सामने वाले की मिटाओगे, नहीं ना। तो भाई, तो भिखारी उनको भी असुरक्षित है, वो लोग भी असुरक्षित है। फिर कौन है, अनियमित श्रमिक लोग भी, जो भाई रोजंदारी वाले काम करते हैं, वो भी असुरक्षित है। और जो सर्वाधिक असुरक्षित है वो तो फिर असुरक्षित है ही। कौन है, जो सर्वाधिक असुरक्षित है वो तो फिर असुरक्षित है ना। तो हमने ये भी पढ़ लिया, आपदा से खाद्य सुरक्षा प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए, खाद्य से असुरक्षित कौन है वो भी आपको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझा दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है मौसमी भुखमरी की। दोस्तों मौसमी भुखमरी वो होती है जब खेतों में जब किसान काम करता है,
या कोई कोई वो बिजनेस करता है, धंधा करता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके पिछले चैप्टरों में, जैसे कि कोई गन्ने की दुकान लगा रहा है गर्मी के टाइम पे, तो क्या होता है भाई, उसका 3 महीने गर्मी रही, 4 महीने गर्मी रही, तो गन्ने जूस लगाया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, फिर वो दूसरे धंधे की ओर जाता है। फिर ऐसे ही क्या होता है, जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक, कितने महीने तक, 4 महीने तक कोई काम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 4 महीने काम नहीं होता है। फिर क्या होती है, उस टाइम किसान फ्री होता है। तो ये क्या होता है, मौसमी भुखमरी हो जाती है। दीर्घकालिक भुखमरी क्या होती है, जब आहार की मात्रा निरंतर कम हो, या गुणवत्ता के आधार पर, किसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर कम हो, तो क्या होती है, वो दीर्घकालिक भुखमरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम खाद्यान्नों पे आत्मनिर्भरता। तो जब दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। हरित क्रांति से यह आत्मनिर्भरता संभव हो पाई। दोस्तों खाद्यान्न को आत्मनिर्भरता के लिए क्या हुआ, जब देश के भारतीय नीति निर्माता जब बैठे थे, तो उन्होंने क्या करा, उसको उनकी मतलब स्वतंत्रता के पश्चात जब खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, अपने देश की मतलब कृषि पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे नीति बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई, और ये सब चीजें संभव हो पाई सिर्फ हरित क्रांति के कारण। हमारे यहाँ जो कृषि हमने देखते हैं आज के टाइम पर, जो ज्यादा ज्यादा पैदावारी उत्पादन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, हरित क्रांति के कारण। क्योंकि जब हरित क्रांति का लोगों ने यूज किया, जैसे पंजाब हरियाणा में देखो आप, हरित क्रांति के बाद वहां पे कृषि में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ, और आज सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में प्रोडक्शन होता था उस टाइम कृषि में। तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता था, हरित क्रांति से उधर पंजाब हरियाणा की तरफ। तो आज पूरे भारत देश में हरित क्रांति से एक हम अपने आत्मनिर्भरता, कृषि पर आत्मनिर्भरता हमें बढ़ी है। भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करें तो सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई। क्या हो गई दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। मतलब इसमें हमारे किसी भी देश की सरकार हो, हमारे भारत देश में भारत सरकार के द्वारा जो मतलब सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी बढ़ी। उन्होंने जो पॉलिसीज निकाली उससे सुनिश्चित और भी उपलब्धता, आत्मनिर्भरता और सुनिश्चित हो गई। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ये सिर्फ पढ़ना था, तो इसलिए हमने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत समझा दिया। बाकी हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों आपदा और ऐसी फूड सिक्योरिटी को लेकर भारतीय सुरक्षा अधिनियम भी बनाया गया 2013 में। उनका उद्देश्य क्या था, सरकार द्वारा जो बनाए गए अधिनियम थे उनका उद्देश्य सबसे पहले यह था कि मानव का गरिमामय जीवन निर्माण, मतलब मानव का एक गरिमामय जीवन निर्वाह हो सके, वो अपने आप में एक जीवन अच्छे से अच्छे व्यतीत कर पाए। इसके तहत उन्होंने क्या करा, इसके तहत उन्होंने खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाई। क्या उनका मेन लक्ष्य क्या था, उनका यह था कि खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी अधिनियम की तरह 75% ग्रामीण जनसंख्या, क्या है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को लाभान्वित परिवारों में शामिल किया गया। दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या थी उनमें 75% लोगों को, जनसंख्या को, और शहरी उसमें 50% जनसंख्या को लाभान्वित परिवारों में शामिल किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं बफर स्टॉक की। तो भारतीय खाद्य निगम की भारत सरकार की भारतीय खाद्य निगम संस्था के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिप्राप्त। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा जो अधिप्राप्त होता है, मतलब जो सरकार द्वारा अधिप्राप्त मतलब सरकार द्वारा किसानों जो लेती है उसको अनाज, गेहूं एवं चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। आपने देखा होगा गांव क्षेत्र उसमें बड़े बड़े सरकार के जो स्टॉक्स होते हैं, बफर स्टॉक्स होते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, आप जो स्टॉक करके रखता है, जो बड़े बड़े मतलब बड़े स्टॉक करके रखते हैं, वो जो शायद से 1 साल पुराना हो चाहे 2 साल पुराना, ठीक है, उसके बाद भी
जो अनाज के वहां पे खराब नहीं होते, सड़ते नहीं है ना। तो सरकार क्या करती है, उन चीज को बफर स्टॉक कर लेती है, किसानों से सस्ते उस पर खरीद के अधिप्राप्त करके, और उनको क्या बफर स्टॉक चलता है। और यही सरकार क्या करती है, कभी कभार जो दूसरे निर्यात करती है दूसरे देशों में, है ना, तो ये बफर स्टॉक कहलाता है। और ये न्यूनतम समर्थित कीमत भारतीय खाद्य निगम, अब हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थित कीमत की। तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम उत्पादन के माध्यम से राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। क्या करता है, अभी ये बफर स्टॉक बात कर रहे थे कि सरकार क्या करती है, किसानों से गेहूं चावल और बड़े अनाज लेती है, उसको बफर स्टॉक मतलब स्टॉक करके रखती है उसका, कि एक अकाल होने के मतलब कोई डिजास्टर कोजेज हो जाए, मतलब डिजास्टर आ जाए, चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए, है ना, चाहे जैसे सुनामी जैसे आ जाए, तो फ्लड आ जाए, उस टाइम पर जो हमारा स्टॉक किया हुआ जो अनाज होता है वो काम आता है। तो अब हम बात कर रहे थे न्यूनतम समर्थित विकास की। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, कौन खरीदता है, भारतीय निगम खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। किससे खरीदता है, जो इस राज्यों में उत्पादन पैदावार अच्छी होती है कृषि गेहूं और चावल की, उनसे ही वो खरीदता है। फिर किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले घोषित कीमतें दी जाती हैं। दोस्तों क्या होता है, जब किसान बुआई करने वाला होता है तो उस टाइम इनकी जो कीमतें होती हैं वो घोषित कर दी जाती है किसानों द्वारा। और जो घोषित कीमतें होती हैं, क्या होती हैं, मौसम से पहले जो घोषित कीमतें होती हैं उसी के द्वारा, उसी प्राइस पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से खरीद लेता है। तो दोस्तों अब यह आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। तो इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और उसको अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। तो दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, भारत खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है कि सरकार एक विनियमित राशन दुकानों के माध्यम, जैसे आपने देखा होगा गरीब जो बीपीएल कार्ड वगैरह होते हैं उनके लिए एक राशन कार्ड होता है, ठीक है, एक सोसाइटी होती है जहां पे उनको सामान मिलता है, ठीक, दाल, जो सरकार के द्वारा जो भी अनाज वगैरह होते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को भारत सरकार ने विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। क्या करती है, जो भी सरकार के द्वारा जो इसके अनाज हो गया, तेल हो गया, है ना, ये सब चीजें सरकार गरीब परिवारों को मुहैया कराती है। तो क्या होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब एक सामान्य राशि में जो उसमें तो कोई राशि होती नहीं है ना, तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली करती है किसी गरीब परिवार के लोगों को, क्योंकि उनको एक कौन सी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, गरीबी रेखा से थोड़ा जिनका उनका मतलब कि जो भोजन है वो भोजन से दूर ना रहे, ठीक है, उनको वो अफोर्ड कर पाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई है। उस जो मजदूरी जो बिल्कुल एक दिन की जो मजदूरी से उनकी कम आय है या जो मजदूरी करते हैं उन लोगों को उनको मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है, अलग अलग तरीके के एक पॉलिसी चलाती है जिसके तहत गरीब वर्गों को गरीबी लाइन से ऊपर लाया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, मूल्यों को स्थिर में रखने में सहायता, क्या है, मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता, सामर्थ्य मतलब एफोर्ड के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफलता, मतलब सामर्थ्य अनुसार, मतलब अपने जो वो उसके लायक है उसकी जो कीमत, मतलब जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास जो जिस तरह से मैंने मजदूरी किया 300 रुपए की या 200 रुपए की, तो मेरे पास 300 रुपए एक दिन की मजदूरी है और मैं उस खाद्यान्न को उपलब्ध करने में मुझे सफलता मिल पाए और मैं उस चीज को अफोर्ड कर पाऊं, तो सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं के खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफलता, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या करती है, कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां जिस चीज की कोई पैदावारी नहीं है, जहां प्रोडक्शन नहीं होता, वहां पे क्या करती है, खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता है, क्या है दोस्तों, अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता है। निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन, क्या है दोस्तों, निर्धन मतलब जो गरीब परिवार हैं उनके पक्ष में कीमतों का संशोधन, मतलब इससे जो सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा और सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली होती है उसके माध्यम से गरीबों के पक्ष में ये चीजें सब जो कीमतों में संशोधन, मतलब कीमतों में मतलब वो नहीं देखना, क्या नहीं देखना, अकाल और भुखमरी जैसी व्यापकता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में भूमिका निभाता है और सामर्थ्य अनुसार कीमतों में उपभोक्ताओं के खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफलता और मूल्य को स्थिर रखने में सहायता करता है। तो दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ ली है, वितरण प्रणाली के लाभ पढ़ लिए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
दोस्तों हम बात करेंगे गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा लागू योजना। तो दोस्तों कौन कौन सी योजनाएं हैं अब हम देखने वाले हैं। पहली योजना है रोजगार गारंटी योजना चालू की। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा खाद्य सुरक्षा पहुंचाने में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, उसके लिए पहली जो योजना चालू की थी रोजगार गारंटी योजना की, जिससे कि रोजगार उनको मिल सके, रोजगार की गारंटी दी गई उन्हें। ठीक है, दोपहर का भोजन की सुविधा कराई गई और ये एक योजना चलाई गई दोपहर के भोजनावली, दोपहर का भोजन दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार एक योजना चलाई गई। फिर चलाई गई एकीकृत बाल विकास योजना, जिसमें बाल विकास योजना के तहत चलाई गई। ये फिर चलाई गई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम योजना। कौन सी दोस्तों? गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। फिर अगली योजना पे हम बात करते हैं तो अंत्योदय अन्न योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर चलाई गई अन्नपूर्णा योजना। इन सारी योजनाओं में सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है अंत्योदय अन्न योजना। इसको हमेशा आप याद रखना। इसका अंत्योदय योजना कब चालू की गई थी? तो सन कब की गई थी? 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या था? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को इस योजना का लाभ मिल पाएगा, जो अंत्योदय योजना के इसमें क्या था? इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं। क्या है दोस्तों? 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 प्रति किलोग्राम की दर से प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मुहैया कराना था। क्या दोस्तों? 2 रुपए प्रति किलोग्राम और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की प्रत्येक दर परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मुहैया कराना था। और अगला पॉइंट यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनाजों का वितरण। क्या है दोस्तों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा क्या है? अनाजों का वितरण इस योजना के तहत कराया जाएगा। सरकार ने ये सारी गारंटी किसको दी थी? ये दी थी गरीब परिवारों को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके पूरे नोट्स पे काम करेगा। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे लिखवा के, ये दोस्तों आपके जो नोट्स हैं, ये मतलब चुनिंदा नोट्स हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने इंपॉर्टेंट मतलब एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप वीडियो को सेव करके रखिएगा और लाइक करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जैसे मैं चैनल वीडियो डालता हूं तो लाइक करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो जाएगी, फॉलो कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और ये नोट्स आपके जो स्कूल नोट्स पढ़ा रहे हैं, आप बेहिचक आप अपनी नोट्स में इसको उतारिए और एग्जाम में आप ऐसे कैसे जब लिख के आएंगे तो आपको देखना 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ये नोट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, आप दिल लगा के पढ़िए। और ज्यादा एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नहीं आए समझ में तो अगर कोई चीज नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें सर ये समझ में नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको तुरंत मिलेगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नाम के साथ बोलकर। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों हम बात करेंगे सहकारी समितियों की, जो खाद्य सुरक्षा में इनकी भूमिका क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकान खोलती है। दोस्तों जो गरीब लोगों के लिए इन्होंने क्या करा, खाद्य की जो कम बिक्री, मतलब सस्ते से सस्ते जो उन्हें अनाज मिल सके, खाद्य मिल सके, उन लोगों के लिए उन्होंने सहकारी समिति वाली दुकानें खोली हैं। ठीक है, अब समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, किसके लिए? समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह सहकारी समिति खाद्य सुरक्षा समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि भाई जो गरीब है फिर उसके लिए रेट है, उससे थोड़ा मिडिल पुअर है, फिर पुअर है ना, ऐसे ऐसे वो इन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के लिए नेटवर्क में मदद करती है। क्या करती है? अनाज बैंकों की बड़ी बड़ी, मतलब जो जैसा आप बोलते हैं ना वेयर हाउस वगैरह, ऐसे अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के लिए नेटवर्क में मदद करती है। अब अगला पॉइंट है, गैर सरकारी संगठनों हेतु खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। क्या करती है दोस्तों? गैर सरकारी संगठन हेतु खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में, किसके विषय में? खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। उनके लिए प्रशिक्षण और क्षमता वाले निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु में राशन की दुकानें, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली में मदर डेयरी, और गुजरात में अमूल सफल सहकारी समिति। क्या है दोस्तों? गुजरात में अमूल सफल सहकारी समिति।
तो दोस्तों सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में ये भूमिका थी, आप इनको पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बस समझ में आपको आ ही जाएगा। आप बस ये याद रखिएगा, निर्धन लोक लिस्ट ने क्या करा, कम बिक्री वाली है तो कम कीमत की दुकान खोली है, ठीक है। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क मदद करती है और गैर सरकारी संगठन हेतु खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या था, तमिलनाडु की राशन दुकानें, दिल्ली में मदर डेयरी और गुजरात में अमूल सफल सहकारी समिति। ये दोस्तों ये सहकारी समितियों की क्या थी, खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका थी। चलिए हम अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। फिर इसके बाद हमारी 9th क्लास खत्म होती है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब 10th क्लास। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने ही रहिएगा। अब हम 10th क्लास का चैप्टर भी ऐसे हम निपटाते जाएंगे, धीरे खत्म करते जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे 11th क्लास की इकोनॉमिक, अभी हम 9 की खत्म करने के बाद 10th की पढ़ेंगे। अब दोस्तों 9th चैप्टर जो आज लास्ट चैप्टर है, आप इसका जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, 10th क्लास को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। दोस्तों आज के चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है राशन की दुकानों में चलाने में आई समस्याएं। किसकी? राशन की दुकानों को चलाने में आई समस्याएं। खुले बाजार में बेच देना, कौन भैया, कौन बेचता है खुले बाजार में? ये कौन बेचता है? जो राशन की दुकानें चलाते हैं, जो कोटेदार होते हैं, मतलब जैसे यूपी उत्तर भारत तरफ बहुत क्या बोलते हैं, कोटेदार, जो राशन की दुकान चलाते हैं, ठीक है, जो डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुले बाजार में राशन को बेच देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बहुत धांधली करते हैं, खूब उल्टा सीधा पैसा कमाते थे पहले तो, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लोगों की नजर भी हो गई है, फिर भी वो धांधली कर ही लेते हैं। पहले तो उनकी अच्छी मतलब कमाई होती थी यार खुले बाजार में, मतलब वो तो खुले क्या, वो तो हर जगह अपना अनाज बेच देते थे गरीब लोगों का। इधर से उसके जो हिस्से का होता था वो बेचारे मतलब उन लोगों का हिस्सा चुराकर अमीरों में बेच देते थे। ये इनकी पॉलिसी थी इन लोगों की। बात करते हैं घटिया अनाज की बिक्री, ठीक है। घटिया अनाज की बिक्री होती है, इसमें आपको पता ही होगा, दुकान कभी कभार खोलना, ये मनमौजी तो होते हैं लोग, ठीक है। पहले तो कोई सिस्टम नहीं था ऑनलाइन का, तो ना कोई जांच होती ना कुछ होता था। पहले तो जब मन मर्जी आया तब दुकान खोली, तब मन मर्जी हुआ तब नहीं खोली। बेचारा गरीब गए भाड़ में, उनके घर में ये खाने को 2 रोटी, बेचारे बारिश हो चाहे गर्मी हो, धूप में लाइन में खड़े हैं, लेकिन फायदा कौन ले जा रहा है? फायदा ले जा रहा है रसूखदार लोग, ठीक है। जो वहां पे जो पैसे वाले लोग होते थे वो फायदा उठा लेते थे, लेकिन जो बेचारे गरीब के हिस्से का जो दाना है वो उनको नहीं मिल पाता है। आज भी हमारे देश में यह कंडीशन है। अगर बिजली चोरी करने वाला, अगर मिडिल क्लास के आदमी ने, अगर गरीब इंसान ने अगर डायरेक्ट बिजली की चोरी कर ली तो उसके अगर रेट पड़ जाती है 25-30 हजार 50 हजार का, उसका नाम का बिल फाड़ देते हैं। लेकिन ये पैसे वाले लोग कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेचारे ग्रामीण लोगों, मतलब जो गरीब लोग थे उन लोगों को तो मकान ही उनकी तादाद आप मान के चलो 10% 20% होगी, बाकी 60 70 80% ये कौन लोग बैठे हैं? मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले बैठे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब वालों ने उस पर अपने मकान में कब्जा करके रखा है, मतलब वो मकान ले लिया है। और ऊपर से सबसे ज्यादा जिस नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले और प्रशासन वाले और पैसे वालों ने ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान ले लिया है, लेकिन गरीबों को वहां कहीं फायदा नहीं मिल पाया, गरीबों को कहीं भी फायदा नहीं मिला है, ना गरीबों को आवास मिला है। ऐसी ही कई जगह आप देखते हैं, बिजली चोरी की मैंने बताया, उसमें भी गरीब लोगों के ऊपर ही होता है। अमीर लोगों के यहाँ बिल कितना आता है आप मान के चले, गर्मी टाइम 2-2 3-3 घर में एसी चल रहा है, लेकिन 200-300 रुपए बिल ज्यादा नहीं आता है, डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं, कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है। हिम्मत ही नहीं प्रशासन में, ठीक है। तो हमेशा गरीब लोगों के विरुद्ध ही ये सब चीजें हुई है। जब से जैसे अब वो खुले बाजार में, अब जैसे कहीं शादी हो गई, इन लोगों ने बेच दिया अनाज, है ना, तो गरीब लोगों को बहुत सताया गया है, क्योंकि उनके पास मैंने खुद देखा है कि लाइन लगी रहती थी। लाइन बेचारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, 2-2 3-3 4-4 5 घंटे बैठी हैं, लेकिन अनाज उनको मिल नहीं पा रहा। अब भैया कोटेदार और राशन कार्ड की दुकान वाले भैया के चक्कर में वो रोज आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं है, घर में रोटी बन नहीं रही, इनके अनाज नहीं है, वो भाई साहब घूम रहे कहीं और शादी में ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके हालात थे राशन की दुकान खोलने वालों के, है ना। पहले बहुत बेकार काम, तब तो फिर ठीक सुधरे, थोड़ा कड़ापन आ गया है, अब उनको समझ में आ गई है। अब देखते हैं दुकान का व्यापार खोलना, ये तो मनमौजी है ही भैया, है ना। घटिया अनाज की बिक्री नहीं होती है तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विशाल स्टॉक जमा हो जाता है, ठीक है। गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार खाद्यान्न की कीमत में बहुत कम छूट के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते। कौन नहीं करता है? गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार खाद्यान्न की कीमत में बहुत कम छूट के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते हैं।
दोस्तों आज के चैप्टर का समापन हुआ। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जो सब्जेक्ट होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, 10th क्लास की इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो पढ़ने में इतना मजा आने वाला है। और 9th क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उससे ज्यादा अच्छी मेहनत मैं 10th क्लास में करूंगा। आई होप दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें और मजा आने वाला है 10th क्लास में। और मैं थोड़ा 10th क्लास को डीपली पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ऐसा आपको दिमाग में ऐसा घोटी घोल दूंगा ना कि आप भूल भी नहीं पाएंगे, सोते टाइम भी बड़बड़ाएंगे। हाँ ये ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। और धीरे धीरे क्या है, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, वो कहावत है ना, तो इसी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है कि अपन परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, आप भी और मैं भी, तो दोनों का साथ भी बना रहे। तो हम कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे धांधली वाले लोगों को जरा नजर में रखें और इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करें। ठीक है, आज के युवाओं में ताकत है और बहुत ही ज्यादा ज्वाला है अंदर। ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे लोगों को जेल के अंदर पहुंचाएं। ठीक है, जो धांधली करते हैं। और हमेशा आप जो भी हमारे देश में आज भी एक चीज लाइन बोलने वाला हूं, हमारे देश में आज भी रसूखदारों के ही मजे हैं और हमेशा थे और रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सरकार भी आवाज उठाने से डरती है। यह बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर सिस्टम को चेंज करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, उसके विरुद्ध हम आवाज उठा पाएंगे। और हम पहले क्या था, पहले शिक्षित लोग नहीं थे, इस चक्कर में उनको दबाया गया, उनको कुचला गया। और अगर यही वो लोग उस टाइम शिक्षित होते ज्यादा से ज्यादा, तो ये चीज उस टाइम नहीं होती। तो आज हमें क्या है, आज हमारी महिलाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है। जो गांव में जो हैं और जो पुरुष हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की और शिक्षित होने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आप शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा, विकसित होगा, और आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। बस इसी के साथ आज के चैप्टर की समाप्ति होती है। तब तक के लिए 10th क्लास की बुक कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।